हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलो ठीक है, कल हम आपको इसके पहले एक तरंग के दो वीडियो आप सबको अपलोड करा, मतलब दो वीडियो पढ़ा भी चुके हैं, जिसमें आपको हमने पढ़ाया था पहला तरंग क्या है, तरंग की चाल क्या है और तरंग के प्रकार के बारे में हमने क्या क्या चर्चा कर लिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे तरंग में की कुछ परिभाषाएं, तरंग की कुछ परिभाषाएं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो तरंगे आपके अनुदैर्घ्य तरंगे होती थी या अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एक तरंग होता था जिसमें क्या होता है, जो श्रृंग व गर्त के रूप में चलती थी, है ना। एक दूसरी तरंग मिली जो किसके रूप में, संपीड़न व विरण, संपीड़न व विरलन के माध्यम चलती थी। तो यहाँ पर एक बात याद कर लेना, सबसे पहला का अगर हम देखेंगे तो जो आपका ये तरंगे होते हैं इसमें सबसे पहली परिभाषा क्या मिलेगी, मिलेगा आयाम। क्या मिलेगा? आयाम। देखिए, आयाम को ए से डिनोट करते हैं। जो आयाम होता है यह तरंग की अधिकतम लंबवत यानी कितना अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई की जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, आयाम बोलेंगे। यानी कि श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई और गर्त की अधिकतम गहराई को क्या बोलेंगे, हम आयाम के नाम से जानेंगे। उसके बाद आपको हमने बताया था कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी, यानी एक श्रृंग आपका ये, दूसरा, दो क्रमागत, बोलिएगा कि दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य लैम्डा के नाम से जानते हैं। अब एक चीज और इसमें याद कर लेना है, यहाँ पर एक बात और याद कर लेना है कि श्रृंग क्या है और गर्त क्या है। तो श्रृंग की अगर बात करेंगे, श्रृंग किसे कहते हैं? श्रृंग कहते हैं कि जो प्रकाश की किरण की अधिकतम जो ऊंचाई हो, तरंग की जो अधिकतम ऊंचाई होती है उसको क्या बोलेंगे, श्रृंग, और अधिकतम गहराई क्या बोलते हैं, गर्त के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर एक बात और निकल के आती है कि यहाँ पर आवृत्ति और आवर्त काल किसे कहते हैं, आवृत्ति और आवर्त काल। ऐसे डायरेक्ट सिंपल से समझिएगा, आवृत्ति क्या होता है, आवर्त काल। आवर्त काल मतलब होता है वह समय जिसमें एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल। और एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या बोलते हैं, आवृत्ति के नाम से जानते हैं। इन सभी परिभाषाओं को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और सभी लोग पेन और रफ निकाल लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए। देखिएगा, अगर हम आयाम की परिभाषा को ध्यान देंगे, आयाम किसे कहेंगे, एक सिंपल सी परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं कि श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग नोट करिए, श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई, श्रृंग की जो अधिकतम ऊंचाई तथा गर्त की अधिकतम गहराई, गर्त की अधिकतम गहराई को आयाम कहते हैं, को आयाम कहते हैं। को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। आयाम को मेरे दोस्तों किससे डिनोट किया जाता है, आयाम को ए से प्रदर्शित करते हैं, आयाम को ए से प्रदर्शित करते हैं, आयाम को ए, एम्पलीट्यूड होता है इसलिए ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आयाम होता है यही आपको बताया गया है, ये आपका श्रृंग होता है, आपका नीचे क्या होता है, गर्त होता है। ये श्रृंग की जो अधिकतम ऊंचाई है इसको हम क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे, और गर्त की जो अधिकतम गहराई उसको क्या बोलेंगे, आयाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ध्यान देंगे तरंग दैर्घ्य, हमने बताया था दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी। याद करके रखिएगा, यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपकी कोई ये तरंग है, ये तरंग यहां से ऐसे चलती है, फिर ऐसे और इस प्रकार क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगी। आप देखेंगे एक आपका श्रृंग ये है, एक आपका श्रृंग ये है, इनके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं। तरंग दैर्घ्य भी एक प्रकार क्या होती है, दूरी होती है ना। और या तो दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको भी क्या बोले, हम तरंग दैर्घ्य के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वो भी आपका एक तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बराबर होती है। इस बात को भी क्या कर लेना, आपको याद कर लेना है। यानी कि दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की जो दूरी होती है उसको क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। और तरंग दैर्घ्य को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो यही हम परिभाषा में लिख देंगे, दो क्रमागत का मतलब समझते हो ना, लगातार दो क्रमागत श्रृंगों व गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं।
तरंग दैर्ध्य को इससे हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। इसे लैम्डा से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। लैम्डा से व्यक्त करते, इस बात को क्या करना, सब लोगों को याद करके रख लेना है। फटाफट नोट करिए। देखिएगा, अगर हम अनुप्रस्थ तरंगों की बात करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों हमेशा श्रृंग व गर्त के रूप में क्या होते हैं? चलती हैं। तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को हमने क्या बताया? आपको तरंग दैर्ध्य बताया। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हमने क्या बताया? तरंग दैर्ध्य बताया। लेकिन अगर बात आ जाए किसकी? अनुदैर्ध्य की बात किया जाए तो अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं क्या होती हैं? ये कंपन की दिशा, संचित की दिशा के अनुदिश कंपन करती हैं। तो वहां पर आपको मिलता है क्या? विरलन और क्या मिलता है? संपीड़न एवं विरलन। जहां पर ये क्या होता है? बहुत नजदीक नजदीक होती है वो क्या होता है? संपीड़न होता है। और जहां जहां पर ये क्या होते हैं? दूर दूर होती हैं उसको क्या बोलेंगे? विरलन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? दो संपीड़नों के बीच की दूरी की हम क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या बोलेंगे हम? दो विरलनों के बीच की दूरी क्या बोलेंगे हम? तरंग दैर्ध्य के नाम से जानेंगे। वो किसमें? जब आपकी तरंग क्या मिलेगी? अनुदैर्ध्य होगी तब। इस बात से आप सहमत हैं? अगर कोई समस्या हो तो आप निसंकोच पूछिए, बाकी इसको फटाफट क्या कर नोट करते रहिए सभी लोग। अब इसके बाद हम देखें क्या होगा? आवर्तकाल। देखिए आवर्तकाल क्या होता है? सिंपल परिभाषा आप यहाँ से बनाएंगे कि कोई जब आपका श्रृंग क्या होता है? गर्त के रूप में तरंगे चलती हैं तो क्या होता है? आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय। यानी कि यहाँ से चला तरंग और ये यहाँ से होते हुए एक चक्कर पूरा करने में जो लगेगा, ये समय लगेगा, वही समय आवर्तकाल कहलाता है। तो आप लोग लिख लेंगे कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा? समय आवर्तकाल कहलाता है। टाइम पीरियड आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करते हैं आवर्तकाल को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। इसे कैपिटल टी से क्या करते हैं दोस्तों? कैपिटल टी से मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे आवर्तकाल के बाद इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? सेकेंड होगा, क्योंकि आवर्तकाल भी एक प्रकार क्या है? आपका समय है। अब हम बात करते हैं इसी के जस्ट बाद आवृत्ति की। क्या बात करेंगे? आवृत्ति। देखिएगा आवृत्ति क्या है? तीसरा नंबर देखिएगा आवृत्ति। ये सब डिफिनीशन छोटी छोटी बातें हैं, हमेशा क्या करना? याद करके रख लेना। फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे। तो यह क्या होता है? आवृत्ति कोई बताएगा? आवृत्ति किसे कहेंगे? यानी कि एक सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। बहुत सारी डिफिनीशन है, इसको याद करके रखिएगा। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। संख्या को आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति कहते हैं। देखिएगा आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति जो होगा, आवृत्ति को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से। आवृत्ति को एफ से हम डिनोट करेंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करें? एफ से व्यक्त करते हैं। और अगर चाहें कि आवृत्ति की अगर परिभाषा आपको पढ़ना है तो आप क्या बताओगे? आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। यानी आवर्तकाल के व्युत्क्रम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलेंगे। हम लिख सकते हैं आवृत्ति, नहीं आवृत्ति को हम यन से डिनोट करते हैं। सॉरी, किससे? यन से। तो आवृत्ति यन बराबर हो जाता है 1/T। यानी कि आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? हम आवृत्ति के नाम से जानते हैं। इसका अगर मात्रक की बात करेंगे, आपका क्या होगा? टाइम आपका अपान में है तो 1 क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। यानी जब सेकेंड आपका ऊपर जाए, सेकेंड इनवर्स आपका क्या होगा? इसका मात्रक होगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? सेकेंड इनवर्स का क्या होता है? मात्रक होता है। सभी लोग नोट कर ले फटाफट। देखिए सभी बच्चों को हमने पढ़ा चुका। जो आपका चाल होता है, चाल क्या होता है? दूरी बटे समय, या ना? दूरी बटे समय। एकांक समय में चली गई दूरी क्या बोलते हैं? हम चाल के नाम से बोलेंगे। तो वही कंडीशन आपकी तरंग चाल में होगी कि तरंग चाल में किसे क्या होगा? एकांक समय में तरंग तो के द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसके क्या बोलेंगे? तरंग चाल कहेंगे। तरंग चाल क्या बोले? एकांक समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी
को क्या बोलेंगे? तरंग चाल कहते हैं। क्या क्या बोलेंगे दोस्तों? तरंग चाल कहते हैं। अब तरंग चाल कहते हैं, इसको हम V से प्रदर्शित, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से व्यक्त करते हैं। V से क्या करेंगे? व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक वही होगा जो आपका चाल का मात्रक होता है। फटाफट नोट करिए। अब देखिएगा, आपको केवल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से क्या मिलेगा? संबंध मिलेगा, जो आपको तरंग की चाल आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच का क्या होता है? संबंध होगा। याद करिए कि माना आपकी कोई एक तरंग है जो कंपन करते हुए तरंग का जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल कितना है? कैपिटल T है। हमने आपको आवर्तकाल बता दिया। आवर्तकाल किसे कहेंगे? आवृत्ति किसे कहेंगे? और तरंग दैर्घ्य किसे कहेंगे? आपको हमने क्या किया? बताया है। तो मान लीजिए कोई कंपन करते हुए वस्तु का आवर्तकाल कितना है? कैपिटल T है, तथा आवृत्ति कितना? स्मॉल n है। तो तरंग यानी जो आवर्तकाल T है, उस T में कितना दूरी तय करती है? आपकी लैम्डा। क्योंकि बताया गया है कि ये आपका एक चक्कर जब पूरा करते हैं, इसको क्या बोले हम? तरंग दैर्घ्य। और यही एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या होता है? आपका आवर्तकाल कहलाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एक चक्कर, ध्यान दीजिएगा, 30 सेकंड में चक्कर 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 30 सेकंड में दूरी कितना तय करता है? लैम्डा। 30 समय कितना दूरी तय करेगा? लैम्डा। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितना होगा? लैम्डा पान T हो जाएगा। लैम्डा पान क्या हो जाएगा? T। लेकिन एक बात याद कर लीजिए कि यहाँ पर आपकी जो तरंग की चाल होती कितना होगी? V। तो एक फार्मूला आपको बताया, V बराबर क्या होता है? लैम्डा पान T। आप फटाफट एक फार्मूला ये मिल गया। और T का मान होता है क्या? 1/n। n का मान जब रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? लैम्डा पान 1/n, अर्थात V बराबर लैम्डा। ये आपका क्या होगा? तरंग की चाल और तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति के बीच का संबंध। फटाफट नोट करें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए सबको समझ में आया? याद करके आना।